गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की टॉपिक्स है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कैसे कोफिशिएंट को, जो रियल और इमेजिनरी कोफिशिएंट होते हैं, उसको कैसे हम लोग इक्वेटिंग करते हैं, कैसे हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ के साथ। और जैसे कोई आपके एग्जांपल आपके पास दिया गया है कि इफ़ Z1 बराबर आपके पास दिया गया है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 बराबर आपके पास दिया गया हो A2 प्लस आयोटा B2 एंड Z1 बराबर Z2, तो इसमें फाइंड दी, देखिए इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होते हैं तब हम लोग, जैसे आपकी कंडीशन जरूर दिया रहेगा Z1 इक्वल टू Z2 दिया गया है, तो इसमें जो रियल पार्ट होता है वह रियल पार्ट के बराबर होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होती है वह इमेजिनरी पार्ट के बराबर होती है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं कि रियल पार्ट कितना है इसमें A1 है और इसमें रियल पार्ट कितना है A2 है, इसलिए A1 बराबर A2 हो गया है। और इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है आपके पास B1 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है B2 है, इसलिए B1 बराबर कितना हो जाएगा B2। जैसे इस पे क्वेश्चंस कैसे देते हैं, क्वेश्चन है कि इफ़ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6 आयोटा वेयर x एंड वाई बी द रियल where x and y are real numbers, then find the value of x and y। अर्थात 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6 आयोटा दिया गया है, तो इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे वी हैव 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया था, 3 माइनस 6 आयोटा लिखा हुआ था। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो बाबू इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इधर आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे a प्लस आयोटा भी होता है ना, कितना होता है a प्लस आयोटा b, तो बीच में क्या होता है ऑलरेडी प्लस होता है, तो इसमें तो ऑलरेडी आपके पास माइनस दिया गया है ना, इसमें आपके पास माइनस दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस के रूप में हम लोग एडजस्टिंग कर लेंगे। तो ये आपको प्लस माइनस 6 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 1। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशंस 1 वी गेट, यानी कि हम लोग इक्वेटिंग द रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेटिंग करेंगे। अब हम लोग इसको इक्वेटिंग करने का प्रयास करते हैं। तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशंस फर्स्ट वी गेट, तो आपके पास कितना लिखा हुआ है, देखिए इसमें रियल पार्ट कितनी है, तो रियल पार्ट आपके पास 4x है, इसमें भी रियल पार्ट कितनी है 3 है ना, तो रियल पार्ट बराबर क्या हो जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट बराबर क्या हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3, और इमेजिनरी पार्ट कितना लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर कितना ले लीजिएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट बराबर इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो देखिए 4x बराबर 3 हो गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे, कितना मिलेगा 3/4 हो गया। एंड जैसे 3x माइनस वाई बराबर -6 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू जो मिली हुई है 3/4 मिला हुआ है, ला के इसमें क्या करेंगे x के प्लेस पे पुटअप कर लेंगे। तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया -6, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 3 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो नंबर को नंबर के साथ लेते हैं और वाई वाले माइनस को इधर कर लेंगे, तो माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और -6 बाबू इधर लाएंगे तो +6 हो गया। फिर इसकी एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे कितना छिपा है 1, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 4 1 जा 4, 9 + 6 चौका कितना हो जाएगा 24। तो आप इसको एडिंग कर लेंगे, 33 बाई कितने हो जाएंगे 4 बराबर आपके पास y हो गया। अर्थात x की वैल्यू कितनी मिली थी 3/4, और y की वैल्यू कितनी मिल गई 33 बाई कितना मिल गया 4 मिल गया। इस प्रकार हैंस लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 33/4। इसका अर्थ क्या हुआ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया जाए, आप उसको रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर कर आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये भी एक अलग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका नाम होगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आइए इस बाबू आपको होमवर्क बताते हैं। जैसे आपके होमवर्क दिया गया है कि फाइंड एक्स एंड वाई करना है, कि 3x + 2y
प्लस आयोटा इंटू 4 बराबर 6 प्लस 2y आयोटा लिखा हुआ है। इसमें देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको समझना होगा कि इसमें रियल पार्ट कौन है, इसमें भी रियल पार्ट कौन है। तो रियल पार्ट जिसमें आयोटा लगा नहीं रहता है ना, तो वह रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट बराबर इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो इसमें आयोटा नहीं लेना है, केवल इमेजनरी पार्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको लेना है। तो कितना आपके पास है 4, इधर कितना है 2y, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 2y। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है। x की वैल्यू आएगी 2/3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो पहली क्वेश्चन का आपकी आंसर सामने है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आप आंसर को मैच कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3a + 2bi बराबर 6 - 4 आयोटा। अब इसमें हम लोगों को फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें जो रियल पार्ट होगा वह रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, जो इमेजनरी पार्ट होगा वह इमेजनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें ए और बी की वैल्यू भी आप फाइंड कर लीजिएगा। ए की वैल्यू मिलेगी 2 और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। तो इस प्रकार आप इस दोनों क्वेश्चन को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के डिपेंडेंट पे क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है, आप इसको कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने के बाद जो भी आपकी आंसर अगर थोड़ी डाउटफुल होती है, हमने आंसर इसलिए लिखा है कि आप लोगों की भी कुछ संदेह हैं, सस्पिशन से वो ख़त्म हो जाए, जो आंसर मिल जाए तो बिल्कुल आप लोग करेक्ट चल रहे हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप हमको शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके पास मेरी व्हाट्सअप नंबर यही है, आप उसको शेयर कर इसकी हल ज़रूर आप सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपने प्रीवियस ईयर वीडियो में देखा था कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने क्वेश्चंस आपने जोड़ घटाव गुना, आपने एडिशंस सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, उसमें कुछ थ्योरी आपके पास बच गई थी। उस थ्योरी को सोचे कि आप लोगों को भी दे दिया जाए, तो इसके थ्योरी पर्सन्स को थोड़ा समझ लें और ये थ्योरी पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। आइए इसको समझते हैं हम लोग। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा में क्या क्या होते हैं? तो या तो एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शंस करेंगे, या डिवाइड करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बाबू हम लोग आते हैं एडिशंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ Z1 बराबर यदि a + आयोटा b लिखा हुआ हो और Z2 बराबर आपके पास लिखा हुआ हो c + आयोटा d, इसका अर्थ क्या हुआ? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो अगर Z1 + Z2 करनी है, Z1 + Z2, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में जोड़ेंगे। तो रियल पार्ट कितना आपके पास a है, इसमें रियल पार्ट कितना है c है, तो a + c कर लेंगे। और इमेजनरी पार्ट को जब आप जोड़ेंगे तो आयोटा b + आयोटा d करेंगे ना, तो दोनों में से आयोटा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, अर्थात b + कितने हो जाएंगे d। आपको यहाँ बताया गया था, जैसे देखिए Z1 + Z2 था ना, तो Z1 की वैल्यू को ला कर रखे थे, आप फिर Z2 की वैल्यू को ला कर रखे थे। देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से जोड़ेंगे, तो a + कितना हो जाएगा आपके पास c, और इसमें आयोटा b + आयोटा d है, इसमें से आयोटा क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा? तो b + d हो जाएगा। इस प्रकार एडिशंस ऑफ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा पहले भी किया गया था और एक थ्योरी के साथ भी आपको कर दिखा रहे हैं। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है बाबू, प्रॉपर्टीज़ आपको बताया नहीं गया था, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब आपको इसके प्रॉपर्टीज़ के साथ टोटल अच्छी थ्योरी के साथ आपको अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को समझें। पहला होता है बाबू क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या सा प्रॉपर्टीज होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन से क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यानी कि 2 जैसे नेचुरल नंबर के लिए देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यूजफुल होता है कि नहीं। तो देखिए 2 अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो 2 + कितना ले लेंगे 4, देखिए कितना मिला 6। तो ये भी आपने नेचुरल नंबर लिया था, ये भी क्या लिए थे? नेचुरल नंबर। ये भी क्या लिए थे? नेचुरल नंबर। ये भी क्या मिल गया? नेचुरल नंबर मिल गया। अर्थात नेचुरल नंबर आप समझ रहे होंगे प्राकृतिक संख्या। यदि नेचुरल + नेचुरल बराबर अगर नेचुरल आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। इस बात को ध्यान रखनी है, इसमें समझना है। यानी कि क्लोजर लॉ, आपको क्लोजर लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना क्या होगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है वो आपको एक
कम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। तो इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे Z1 बराबर हमने एक कम्प्लेक्स नंबर माना है, फिर Z2 बराबर एक कम्प्लेक्स नंबर माना है, फिर Z1 प्लस Z2 हमने किया, तो रियल पार्ट को यानी कि Z1 की वैल्यू रखेंगे, फिर Z2 की वैल्यू रखेंगे, दोनों को देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से जोड़ेंगे। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे 6, और 6i प्लस कितने हो जाएगा 3i बराबर कितने हो जाएंगे 9 आयोटा। इसलिए देखिए हियर Z1 एंड Z2 भी कम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 क्या था कम्प्लेक्स नंबर था, और उसका सम भी किया हमने, जैसे देन इट्स सम इज ऑल्सो ये कम्प्लेक्स नंबर मिल गया। देखिए जो इसका सम किया गया था कम्प्लेक्स नंबर मिल गया है। इस प्रकार ये क्लोजर लॉ को आपको कम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद करना है कि द कमोडेटिव लॉ। कमोडेटिव लॉ किसे कहते हैं? फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। कमोडेटिव लॉ किसे कहते हैं? तो कमोडेटिव लॉ के लिए आपने कमोडेटिव लॉ के बारे में आपने पढ़ा था कि जैसे कमोडेटिव लॉ किसे कहते हैं? फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाना चाहिए? Z2 प्लस Z1, अर्थात इसकी ऑर्डर जो है ना चेंज होना चाहिए, यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर अगर Z2 प्लस Z1 अगर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यह जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कमोडेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए हमने लेट इसको प्रूफिंग भी किया है, चलिए इसको इस फार्मूला को हम लोग प्रूफिंग करते हैं। लेकिन लेट Z1 बराबर अगर A1 प्लस आयोटा B1 है एंड Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 है। देखिए LHS हमने कितना लिखा था इसमें, तो Z1 प्लस कितना लिखा था Z2, तो Z1 प्लस Z2 ले लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 का होने का अर्थ क्या, वो Z1 की वैल्यू रखा फिर Z2 की वैल्यू रख दिया। इसमें बाबू इसको एडिंग करना है, तो एडिंग करने के लिए देखिए रियल पार्ट को किस में जोड़ेंगे? रियल पार्ट से। इमेजनरी पार्ट को किससे जोड़ेंगे? इमेजनरी पार्ट से। तो इसमें A1 प्लस कितना हो जाएगा A2, अब प्लस है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा B1 प्लस B2। तो आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे A1 प्लस A2 है तो क्या A2 प्लस A1 लिखने में कोई प्रॉब्लम्स हैं? सर कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जैसे 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें बात एक ही है। इसमें भी आयोटा हो जाएगा, फिर B2 को पहले लिख लीजिए, B1 को बाद में लिख लेते हैं क्योंकि प्रूफिंग करना है। तो इसके लिए यहाँ से आपको थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, A2 हो गया फिर प्लस A1 हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आयोटा इंटू B2 फिर आयोटा इंटू B1 हो गया। तो हमको जैसे A2 है ना, इसमें B2 वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, तो इसमें A2 प्लस आयोटा इंटू B2 लिख सकते हैं, फिर प्लस A1 प्लस कितना हो जाएंगे आयोटा इंटू B1 हो जाएगा। मतलब A2 वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और A1 वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। देखिए तो A2 प्लस आयोटा इंटू B2 आप कितना माने थे? A2 प्लस आयोटा इंटू B2 को बाबू, तो आपने Z2 माना था ना यहाँ पे, तो इसके स्थान पे कितना रखेंगे? Z2 रखेंगे। और A1 प्लस आयोटा इंटू B1 ने कितना माना था? तो आपने Z1 माना था ना, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें Z1 लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अर्थात Z2 प्लस कितना हो गया? Z1। तो हम लोग को क्या प्रूफिंग करना था? Z1 प्लस Z2 लेकर चले थे हम लोग LHS, और फिर लास्ट में कितना आ गया? Z2 प्लस Z1 आ गया, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी प्रूफिंग हो जाएगी। इस प्रकार आप कम्प्लेक्स नंबर की कॉम्पिटिटिव लॉ को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ये आपके पास 2 ठो कम्प्लेक्स नंबर हो, हमेशा वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करेगा, अर्थात Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं। लेकिन माइनस में आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे माइनस में नहीं लिख सकते हैं उसके लिए भी आपको प्रूफिंग बताई जाएगी। तो तब तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज फॉर ऑफ एडिशंस फॉर कम्प्लेक्स नंबर। तो 2 आपने सीक्वेंस देखा, पहला सीक्वेंस क्या देखा? क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर लॉ इसको बोलते हैं, द क्लोजर लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि कम्प्लेक्स 2 ठो कम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा, एडिशन होगा, वो बिल्कुल एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसलिए क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे जब Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाए? Z2 बराबर क्या हो जाए? आपके पास Z1 हो जाए, यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर क्या मिल जाए? Z2 प्लस Z1 अगर मिल जाते हैं तो हम उस लॉ को क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। उसके बाद बाबू चलते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ देखिए किसे कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ में हमेशा बाबू 3 कम्प्लेक्स नंबर की चर्चा करेंगे, अर्थात इफ़ Z1 Z2 एंड Z3 आर बिकम कम्प्लेक्स नंबर, ये 3 ठो कम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके बारे में हम लोग एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसको पढ़ने की बाबू अलग रूल है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? तो Z1 प्लस Z2 एक साथ बोलेंगे और फिर प्लस Z3 अलग बोलेंगे, फिर इसमें लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3, इन दोनों को साथ में बोलना है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ।
क्या बोलेंगे सर इसको? एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसकी प्रूफिंग चलते हैं हम लोग। तो देखिए Z1 बराबर हमने माना कि A1 प्लस आयोटा इंटू B1 मान लिया। फिर Z2 कितना माना? A2 प्लस आयोटा B2 मान लिया। फिर Z3 कितना माना है? A3 प्लस कितना मान लिया? आयोटा B3 मान लिया। तो देखिए LHS कितनी है? LHS आपके पास कितनी प्रूफिंग करनी है? LHS कितना दिया गया है? तो Z1 प्लस Z2 प्लस कितना लिखा हुआ है? Z3। तो आप इसको Z1 प्लस कितना कर लेते हैं? Z2 कर लेते हैं। दोनों को आपने एक साथ एडिंग कर लिया, फिर Z3 आपके पास क्लियर हो गया। आप ऐसा करिए कि दोनों को बाबू एक साथ एडिंग कर लीजिए, या थोड़ी सी शॉर्टकट बना दिया गया है। इसको लिख सकते हैं A1 प्लस आयोटा इंटू B1। इन दोनों सीक्वेंस को जब जोड़ में ही हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। या इसकी प्रूफिंग आप करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि बाबू इन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास A2। फिर इसमें बाबू आयोटा इंटू क्या हो जाएगा B1 प्लस कितने हो जाएंगे B2। क्लियर समझ में आ रही है? अगर इस शॉर्टकट मेथड आपको समझ में नहीं आती तो इसको हटा सकते हैं। आप आइए इसको लॉन्ग कट में चलते हैं हम लोग। तो आपके पास इन दोनों को आपने क्या किया? सबसे पहले एडिंग कर लिया, तो इसको एक साथ रख लेंगे। फिर बाबू कितना आपके पास है? तो A3 प्लस कितना लिखा हुआ है? आयोटा इंटू B3 हो गया। अब फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे। तो देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से जोड़ेंगे। तो आपके पास मिल जाएगा A1 प्लस A2 प्लस कितना मिल जाएगा आपके पास? A3 मिल जाएगा। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा ना। इमेजनरी पार्ट को जोड़ने के लिए इसमें कितना बाबू है? तो B1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? B2 और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? B3 हो जाएगा। तो देखिए रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजनरी पार्ट अलग हो गया। तो हमने LHS की वैल्यू निकाल दी है और आप RHS की वैल्यू भी निकाल दीजिएगा सेम। तो RHS में कैसे कीजिएगा? Z1 की वैल्यू को लेकर चलते रहना है, फिर Z2 प्लस क्या करेंगे? Z3 की वैल्यू एक साथ जोड़ लेंगे, फिर Z1 को लास्ट में जोड़ेंगे। तो दोनों वैल्यू आपस में बिल्कुल एक करेक्ट आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, उसको बराबर कर लीजिएगा तो आपके पास है RHS बिल्कुल प्रूफिंग हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS प्रूफिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। चौथी प्रॉपर्टीज आपको करना है। इसमें चौथी प्रॉपर्टीज आपके पास है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशंस एडिटिव आइडेंटिटीज। इसको बोलते हैं चौथी प्रॉपर्टीज है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का आपको एग्जिस्टेंस क्या होता है? मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जोड़ा जाए कि फिर वही हम लोगों को आइडेंटिटी मिल जाए, तो आपको समझना होगा। तो इसको लिखिए, इसको लिखा गया है थ्योरी में कि देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा, आयोटा 0 लिखा हुआ है, 0 प्लस आयोटा 0 डिनोटेड बाई बाबू 0 से करते हैं, कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। बाबू इसको क्या बोलेंगे? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे? केवल आप 0 से डिनोट करेंगे। नंबर सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ Z, अर्थात Z प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? Z, अर्थात Z में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे फिर बाबू वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो बाबू यहाँ पे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर दूसरा कोई भी टर्म्स नहीं हो सकता है। जैसे आपसे कोई कहें कि 2 प्लस 3 आयोटा में आप कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे, बताइए कि फिर बाबू कितना मिल जाए? 2 प्लस 3 आयोटा मिल जाए। तो आप खुद सोचिए कि आपसे 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो कौन ऐसा नंबर जोड़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल बाबू 0 जोड़ना पड़ेगा। 0 प्लस 0 इंटू कितना लिखना पड़ेगा? आयोटा, क्योंकि 0 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 2 मिल जाएगा, 3 में फिर 0 जोड़ेंगे तो फिर 3 मिल जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर्स हैं? तो कोई नंबर्स नहीं है। अर्थात 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है कि जिसको जोड़ने पर फिर बाबू वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो इस 0 को जो बोलते हैं ना, वेयर 0 बी द 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो अब 0 लिखा हुआ है 0 को ही हम लोग 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जो इसको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चंस कहेगा कि बताइए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी 0 होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब 0 हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो फिर वही हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि 0 क्या बोलेंगे? तो 0 को द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। उसी प्रकार बाबू नेक्स्ट टॉपिक से इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 5th नंबर द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स किस प्रकार हम लोगों को, एडिटिव देखिए इन्वर्स लिखा हुआ है,
तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स है और यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी था। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी नंबर को हमने कौन से नंबर को इसमें जोड़ेंगे कि फिर वही आइडेंटिटी मिल जाए। और इसमें है कि एडिटिव इन्वर्स का आपने बातें बहुत पहले सुना होगा कि जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो -2 होता है। इन्वर्स का अर्थ होता है बाबू उल्टा, यानी कि 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इन्वर्स करेंगे तो जैसे -2 का आपको रिवर्स कहा जाए तो क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस -2 जो होगा ना, इस 2 का क्या कहलाएगा, 2 का, तो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो उसी प्रकार लिखा हुआ है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा b वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर -a प्लस आयोटा -b डिनोटेड बाई -z कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स और निगेटिव ऑफ z। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि z बराबर अगर a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा आपके पास, -a और माइनस आयोटा इंटू -b। अर्थात यहाँ पे देखिए दोनों नंबर आपने प्लस में लिया था, तो यहाँ पे दोनों जो नंबर्स आएंगे क्या होंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो आपको इस नंबर को क्या बोल लेंगे, -a प्लस आयोटा -b को एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो -z से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे या बाबू इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव ऑफ z बोलेंगे। अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव फॉर्म है। वी गेट, देखिए z प्लस -z बराबर क्या मिल जाएगा, 0। क्योंकि देखिए आप दोनों को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे ना, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में जोड़ेंगे। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बिल्कुल आम बात है कि 0 हो जाएगा। तो इसलिए बाबू दोनों नंबर्स को अगर उसके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके माइनस फॉर्मेट में आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 0। तो जब 0 मिल जाए आपके पास, तो जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ा है ना, वह कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल में हमने दिखाया था एक कि 2 का एडिटिव इन्वर्स कितना होता है कि 0 मिल जाए। तो बताइए 2 में क्या जोड़ेंगे कि 0 मिलेगा, तो -2। तो इस -2 इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2, यानी कि 2 का क्या कहलाएगा, वह एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार एडिटिव इन्वर्स आपने देखा। अब देखिए -z को ही क्या बोलेंगे, वेयर -z इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। इस -z को क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो इस प्रकार आपने एडिशंस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहली टॉपिक्स आपने पढ़ा, एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा, उसमें 2 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का किस प्रकार एडिशन होता है आपने सीखा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज में आपने 5 तरह की प्रॉपर्टीज को आपको डिस्कस किया गया। पहला प्रॉपर्टी था आपके पास क्लोजर लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी था कॉम्यूटेटिव लॉ, तीसरी लॉ थी एसोसिएटिव लॉ, चौथी कंडीशन थी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी था, और पांचवा आपके पास टॉपिक था द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स था। तो इस 5 प्रॉपर्टीज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशंस के लिए आपके पास हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रोसेस आगे चलेंगे और उसमें माइनस की यानी सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने की वीडियो तो आपको पहले अपलोड कर दिया गया था, लेकिन उसकी कुछ थ्योरी पर्सन थे जिसको आपको डिस्कस किया जाएगा, तो उसकी थोड़ा विस्तृत जानकारी हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या क्या रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, क्या क्लोजर लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इन सभी बातों पर हम लोग, इन सभी तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट सीरीज में, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।